गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महासागर सेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए ज्योग्राफी का लेसन और लेके आया हूँ। तो हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था किस प्रकार से वायुदाब के बारे में पढ़ा था, वायुदाब परिवर्तन के कारण हमने पढ़े थे, वायुदाब पेटियाँ हमने पढ़ी थी और वायुदाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो भी हमने पढ़ा था। और उसी क्रम में हमने वायुदाब के जो पवने हैं या पवने हैं उन पवनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था कि वे पवने कौन कौन सी प्रकार की होती हैं, जिस प्रकार से गरीय पवने, सनातनी पवने या स्थायी पवने या मौसमी पवने और स्थानीय पवनों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने जो है जो भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल, जिस प्रकार से हम कहते हैं अंतर्जात बल है या बहिर्जात बल है, इन बलों के बारे में हमने पढ़ा था। अंतर्जात बल जो होते हैं वो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा या भूकंप की क्रिया द्वारा वो उत्पन्न होते हैं और बाहरी धरातल पर वो परिवर्तन लाते हैं। इसी प्रकार से अंतर्जात बल जो होते हैं वो मुख्य रूप से महादेशीय बल या अपने ये कह सकते हैं वलनकारी बल या अपने ये कह सकते हैं क्षैतिज संचलन के द्वारा बल उत्पन्न होते हैं या लंबवत संचलन के द्वारा बल उत्पन्न होते हैं। ये सारे बल जो होते हैं ये जो बाहरी धरातल है उस बाहरी धरातल में जो है परिवर्तन लाते हैं। जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि भी जिस प्रकार पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण जो होता है वो अंतर्जात बलों के कारण होता है। अब अंतर्जात बलों में जो यानी कि परिवर्तन देखते हैं तो उसके कारण वलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वलन के द्वारा जो है पर्वतों का निर्माण होता है, जिसे अपने ओरोजेनेटिक फोर्स कहते हैं या जिसे अपने पर्वतीय बल अपने कह सकते हैं, पर्वतन भी उसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि भी वलन है, यानी कि वलन कौन कौन से किस प्रकार से वलन बनते हैं। तो वलन का हमने पढ़ा था जिस प्रकार से सम्मित वलन है, असम्मित वलन है, या हमने पढ़ा था कि भी एक नत वलन है, या हमने पढ़ा था पंखा वलन है। तो ये सारे जो वलन है या खुला वलन या बंद वलन, इस प्रकार से हमने वलन के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो वलन जो है वो उस क्षेत्र के हिसाब से या उसकी यानी कि बल के हिसाब से जो यानी कि बल लगता है, आंतरिक बल या अंतर्जात बल जो लगता है उस बल के हिसाब से जो है वलन के प्रभाव पड़ते हैं। वलन जो है उससे उसके आधार पर निर्मित होते हैं। अपने आज हम पढ़ते हैं प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियां या जिसे अपने कोरल रीफ भी कहते हैं, कोरल रीफ्स। प्रवाल या जिसे अपने कह सकते हैं प्रवाल, जिसे मूंगा भी अपने कहते हैं, मूंगा। मूंगा कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर? जो सागरीय जल जो होता है, सागरीय जल, सागरीय जल या लवणीय जल में जो है ये पाया जाता है, लवणीय जल में। अब जो प्रवाल है, जैसे अपने लगभग 1920 तक जो है प्रवाल के बारे में कोई भी कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था, किसी को भी इसके बारे में ज्ञान नहीं था। कहने का मतलब प्रवाल के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन इसके बाद में अनेक खोज और सर्वेक्षण हुए, तो उन खोज और सर्वेक्षण के आधार पर महासागरीय क्षेत्रों में या सागरीय क्षेत्रों में जो है इन प्रवालों को देखा गया। अब ये जो प्रवाल है ये सागरीय क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं, या आपने ये कह सकते हैं कि भी सागरीय क्षेत्रों में प्रवाल की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। प्रवाल क्या होता है? एक अपने ये कह सकते हैं कि प्रवाल जीव जो होता है वो कैल्शियम अपने मान सकते हैं, कैल्शियम को जो है इनके खाकर या कैल्शियम जो है पदार्थ जो है तत्व जो है वो उसको खाकर जो है अपना इनके आकार बढ़ाता रहता है। प्रवाल अधिकतर अगर देखा जाए तो प्रवाल की उत्पत्ति किन क्षेत्रों में होती है, कौन सी कंडीशन ऐसी है, कौन सी दशाएं हैं जहां पर प्रवाल अधिक उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से अपने ये मान सकते हैं कि प्रवाल के लिए जो दशाएं पाई जाती हैं, अनुकूल दशाएं जिसे अपने कह सकते हैं, अनुकूल दशाएं। अब अनुकूल दशाओं के रूप में हम देख सकते हैं कि प्रवाल जो होते हैं वो अधिकतर तापक्रम के आधार पर, अगर उनका तापक्रम अगर अपने देखें, तापक्रम या टेम्परेचर में अगर अपने देखें तो तापक्रम जो होता है, जहां पर जिस सागरीय क्षेत्र का जल का तापक्रम अगर अपने देखें, जिस जल का तापक्रम जो है
18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है, वहां पर अधिकतर प्रवाल जो है पनपते हैं, या उनके लिए प्रवाल के लिए अनुकूल टेम्परेचर जो होता है वो कौन सा होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। या 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो तापक्रम होता है उस तापक्रम पर जो है प्रवाल अधिकतर जो है अपने ये मानते हैं कि भी वहां पर रह सकते हैं। बल्कि प्रवाल जो है अधिक शीतल जल में भी नहीं रहते, यानी कि माइनस टेम्परेचर जो होता है वहां पर भी ये निवास नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब इनके लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापक्रम है वो अपने ये मान सकते हैं कि अनुकूल तापक्रम होता है, या इससे अधिक तापक्रम पर वो जीव जो है जीव मर जाते हैं, प्रवाल मर जाते हैं, प्रवाल मर जाते हैं। कहने का मतलब कि धीरे धीरे, यानी कि अगर टेम्परेचर किसी सागर का टेम्परेचर अधिक है तो वहां पर जो है अपने ये देखते हैं कि प्रवाल विकसित नहीं हो सकते। तो तापक्रम के आधार पर अगर अपने देखें तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से नीचे तापक्रम या 18 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम जो है इनके लिए अनुकूल तापक्रम होता है, या उचित तापक्रम जिसे अपने कह सकते हैं। 18 डिग्री से ऊपर के तापक्रम में ये जो है सर्वाइव या अनुकूलित नहीं रहते हैं, जीवित नहीं रह सकते। दूसरा अपने देखते हैं गहराई, गहराई या डेप्थ जिसे कह सकते हैं। गहराई अगर अपने देखें तो गहराई, समुद्रों की गहराई कई मीटर जो है उनकी गहराई होती है, हजारों मीटर तक जो है वो गहरे होते हैं। तो कहने का मतलब कि उनकी गहराई अधिक होती है, तो इसका मतलब ये है कि अधिक गहराई पर ये नहीं पाए जाते हैं। अधिक गहराई पर जीव जो है, प्रवाल जीव जो है अधिक गहराई पर नहीं पनपते, अधिक गहराई पर नहीं पनपते हैं, अधिक गहराई पर नहीं पनपते हैं। ये जो है अगर अपने इनको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ये छिछले छिछले जल के या समुद्र के, छिछले दर के जल के या समुद्र के निवासी होते हैं, यानी कि वहां पर ये अपना निवास करते हैं, वहां पर जो है अनुकूलित रहते हैं, वहां पर ये सरवाइव करते हैं छिछले जल के अंदर। तो कहने का मतलब अगर इसकी गहराई अगर अपने देखें तो लगभग ये 50 फैदम की गहराई तक, इनके अधिकतर 50 फैदम की गहराई तक ये पनपते हैं। महासागर की जो गहराई अपने नापते हैं उसे फैदम के रूप में, यानी कि जल के अंदर गहराई नापते हैं तो उसे फैदम कहते हैं। और अगर देखा जाए तो एक फैदम जो है, एक फैदम 6 फीट के लगभग पाया जाता है। कहने का मतलब यानी कि 300 फीट अगर देखा जाए फीट में, तो 300 फीट की गहराई तक जो है ये जीव पनपते हैं, ये जीव जो है निवास करते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि ये अपने ये कह सकते हैं गहराई के अनुसार अगर इनको देखा जाए तो ये अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते, या अधिक जो गहराई है वहां पर ये नहीं पनपते हैं, जो तलीय क्षेत्र है वहां पर ये नहीं पनपते हैं। दूसरा यानी कि ये जो जीव होते हैं, ये जीव अधिकतर जो अगर देखा जाए तो सागर से कुछ मीटर की दूरी पर होते हैं, सागर से कुछ मीटर की दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर ये, यानी कि जो तटीय क्षेत्र होता है, सागर तटीय क्षेत्र, उससे कुछ मीटर की दूरी पर भी पाए जाते हैं, और सागर तट के जो समीप ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब यानी कि जो तटीय क्षेत्र होता है उस तटीय क्षेत्र में ये पनपते नहीं है। दूसरा, ऊंचाई के बाद अपने अगर देखें तो ये जो जीव होते हैं ये अधिकतर अगर इनको देखा जाए तो ये यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि ये जहां पर यानी कि तलछट का जमाव अधिक होता है, तलछटीय जो निक्षेप होता है वहां पर ये नहीं पाए जाते, यानी कि तलछट जो है, तलछट तलछट इनको जो है प्रभावित करती है, तलछट। अब तलछट जो है अधिकतर यानी कि अपने ये मान सकते हैं तलछट कहाँ पर आती है अधिकतर, कि जैसे ही नदी अपना जल जो है सागर में डालती है तो तटीय क्षेत्र पर तलछट का जमाव अधिक होता है, तो उस तलछट पर जो है या तलछटीय क्षेत्र में ये जीव जो है निवास नहीं कर पाते हैं। अपने ये कह सकते हैं कि यानी कि तलछट जहाँ जमा हो रही है, जहाँ पर नदी अपना जल डाल रही है, नदी का मुहाना जो क्षेत्र है वहां पर जो है ये जीव पनपते नहीं है या नहीं पाए जाते, क्योंकि इन पर तलछट गिर जाती है तो ये तलछट को हटा नहीं पाते हैं और ये दबकर मर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रवाल भी होते हैं जो तलछट को हटाते रहते हैं और वो सर्वाइव करते रहते हैं।
तो अधिकतर जो यानी कि ये है, यानी कि तलछट के जीव नहीं है। तलछट, जहां तलछट जमा होती है वहां नहीं पाए जाते हैं, वहां नहीं पाए जाते। कहने का मतलब तट से दूर, यानी कि तट से दूर ये जो है जीव पाए जाते हैं, तट से दूर ये जीव पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल इनके लिए हानिकारक होता है। स्वच्छ जल इनके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। कहने का मतलब ये है कि स्वच्छ जल में ये जो है नहीं पनप पाते हैं। अब स्वच्छ जल कहाँ पर अधिकतर पाया जाता है, जिस प्रकार से अगर अपने ये देखें कि जहां नदी अपना जल डाल रही है उस जल में ये यानी क्योंकि जैसे ही मुहाने पर जल डालती है तो वो लगभग स्वच्छ जल होता है वहां पर, तो वहां पर ये नहीं पाए जाते। दूसरा, जहां पर जिन महासागरों में वर्षा की अधिकता पाई जाती है, वर्षा की अधिकता, वर्षा की अगर अधिकता है तो वहां पर ये नहीं पाए जाते हैं, वहां नहीं पाए जाएंगे ये वर्षा की अधिकता में। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका उदाहरण अपने देख सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बोवेट द्वीप, बोवेट द्वीप, बोवेट द्वीप के जो तटीय क्षेत्र है, जैसे क्वींसलैंड प्रांत है, क्वींसलैंड प्रांत है, तो उस क्वींसलैंड प्रांत में तटीय क्षेत्र में जो है घनघोर वर्षा होती है, यानी कि तीव्र वर्षा होती है। वहां पर तीव्र वर्षा होने के कारण जो है ये जीव जो है वहां पर नहीं पनपते, क्योंकि तीव्र वर्षा का मतलब कि वहां पर जो है स्वच्छ जल पाया जाता है और ये स्वच्छ जल का प्राणी नहीं है। तो स्वच्छ जल में ये जो है अनुकूलित नहीं रहते हैं, प्रवाल क्या रहते हैं, स्वच्छ जल में अनुकूलित नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि स्वच्छ जल इनके लिए हानिकारक होता है। स्वच्छ जल हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि स्वच्छ जल में जो है विभिन्न प्रकार के तत्व नहीं पाए जाते हैं, या तत्व या खनिज पदार्थ जो है, मिनरल्स जिसे बोल सकते हैं, खनिज जो है वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। इस कारण ये जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जिस प्रकार से स्वच्छ जल में भी नहीं पाए जाते, तलछट जहां जमा होती है वहां नहीं पाए जाते, तापक्रम के आधार पर ये नहीं, तापक्रम के आधार पर इनका जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तापक्रम अगर अधिक है तो ये नहीं पाए जाते। इसी प्रकार से गहराई के अनुसार देखें तो अधिकतर 50 कदम की गहराई तक ये जीव जो है निवास करते हैं। अब इसके बाद अपने देखते हैं कि भी ये जीव जो है, अगर इन जीवों को देखा जाए लवणता के आधार पर, लवणता, अब लवणता जो है महासागरीय जल की लवणता, महासागरीय जल की लवणता, क्योंकि महासागरों में अपने ये मानते हैं कि लवणीय जल ही पाया जाता है, और लवणीय जल यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि अधिक लवणीय जल में ये जीव है निवास नहीं कर पाता है, इस जीव में जो है अनुकूलन नहीं पाया जाता है, ये जीवित नहीं रहते हैं। कहने का मतलब कि हालांकि महासागर सारे ही लवणीय होते हैं, लेकिन कुछ महासागर जो है कम लवणीय होते हैं, कुछ अधिक लवणीय होते हैं, या लवणता में जो है महासागरों में परिवर्तन पाया जाता है। अब इस परिवर्तन के आधार पर अपने ये कह सकते हैं कि अधिक लवणीय जल में जो है अपने प्रवाल जो है विकसित नहीं हो पाते हैं। तो कहां पर ये विकसित होते हैं अधिकतर, यानी कि कौन से जल में ये विकसित होंगे, कितने लवणीय जल में विकसित होंगे, तो ये अधिकतर इनको देखा जाए तो ये जो है लगभग 27 से 40% जहां लवणता पाई जाती है जिस महासागर में, वहां पर ये सरवाइव कर पाते हैं, वहां पर ये यानी कि जीवित रह पाते हैं, वहां पर ये अनुकूलित रहते हैं 27 से 40%। अगर इससे अधिक लवणता है किसी महासागर की तो उन महासागरों में प्रवाल जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कारण कारण क्या है, कारण अपने ये है, देख सकते हैं कि इसका कारण ये है कि अधिक लवणीय जल में कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। क्यों क्यों हो जाती है, क्योंकि अन्य लवण जो है उसमें बढ़ जाते हैं, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये लवण जो है उसमें यानी कि बढ़ जाते हैं, या फास्फोरस है, ये लवण उसमें बढ़ जाते हैं, उसके कारण जो है यानी कि ये जीवित नहीं रह पाते। कहने का मतलब कि कम लवणीय जल में यानी कि कम लवणता वाले जल में जो है
ये अधिकतर इनकी सरवाइव कर पाते हैं, अपने ये मान सकते हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अपने ये जो यानी कि लवणता है, इस जिस जिस प्रकार से अगर अत्यधिक खारा जल है, मान लो 98% लवणता वाले कुछ महासागर भी पाए जाते हैं, जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि सबसे लवणीय जल जो है इनके, अगर ये देखा जाए तो उस लवण में 98% मात्रा जल की होती है, जिसे मृत सागर कहते हैं। तो वहां पर प्रवाल पनपते नहीं है, वहां पर प्रवाल की जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब ये है कि जहां लवणता की मात्रा, अपने ये कहते हैं कि लवणता की मात्रा जहां पर देखा जाए कि जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि कम पाई जाती है, वहां पर जो है इस प्रकार के जीव जो है प्रवाल जीव विकसित होते हैं। या जिस क्षेत्र में कैल्शियम, जिस महासागर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम अधिक होता है, वहां पर जो है ये जीव सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि ये जीव प्रवाल जो होता है वो कैल्शियम को ही अपना आहार बनाता है, अपना भोजन जो है वो ग्रहण जो करता है, वो कैल्शियम को ग्रहण करके जो है अपना आकार बढ़ाता जाता है। जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि भी जो शंख होता है उसके अंदर जो है छोटा सा जीव होता है, तो उसके चारों ओर इस प्रकार से जो है इनकी छिप्पी होती है, या जो अपने कह सकते हैं शंख होते हैं, वो चारों ओर जो है इस प्रकार से कैल्शियम का आवरण बनाते जाते हैं, और अंदर जो है इसके वो जीव होता है। जब कहने का मतलब कि जो प्रवाल होते हैं, वो प्रवाल अधिकतर अगर देखा जाए तो ये प्रवाल अधिकतर जो कुछ मरे हुए जीव होते हैं उन पर भी पनप जाते हैं, और कुछ जो अगर देखा जाए तो ये साधारण रूप से भी ये प्रवाल का निर्माण, प्रवाल भित्ति का निर्माण करते जाते हैं। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रवाल की अगर अपनी बात करें, यानी कि प्रवाल बनने की या प्रवाल भित्तियां बनने की, तो प्रवाल अधिकतर अगर देखा जाए तो प्रवाल क्या करते हैं कि इनके जहां तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि जो जल तल की सीमा नहीं आ जाती। कहने का मतलब कि ये प्रवाल जो है इनके तब तक वृद्धि करते रहेंगे ऊपर की तरफ, यानी समुद्र के जल से नीचे से लेकर और जो ऊपर की तरफ तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि जल तल की सीमा नहीं आ जाती। जल तल से ऊपर जो है ये जीवित नहीं रह पाते हैं। कहने का मतलब ये जल तल से नीचे जीवित नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार से यानी कि अधिकतर प्रवाल वहां अधिक पाए जाएंगे जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, या अपने कह सकते हैं उस गहराई तक, यानी ये सागरीय जल में उस गहराई तक प्रवाल अधिक पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। तो अपने ये मान सकते हैं कि लगभग 300 फीट की गहराई तक जो है सूर्य का प्रकाश उचित अवस्था में वहां तक पहुंच पाता है, पहुंच जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में जो है अधिकतर प्रवाल निवास करते हैं, और अधिकतर जो है ये मरे हुए जीवों पर भी जो है धीरे धीरे पनपते जाते हैं। कुछ प्रवाल भित्तियां जो है यानी कि जब प्रवाल मर जाता है तो ये भी यानी कि मरे हुए प्रवालों की भी एक भित्ति बना देते हैं, या अपने कह सकते हैं कि दीवार बना देते हैं, जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है, या प्रवाल वाल जिसे अपने कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि इनमें अगर देखा जाए तो इनमें अनुकूल दशाओं के रूप में जो है तापक्रम है, गहराई है, या आपने ये कह सकते हैं तलछट है, स्वच्छ जल है, या आपने कह सकते हैं लवणता है। तो इन सभी अनुकूल दशाओं के आधार पर जो है ये प्रवाल विकसित होते हैं। और ऐसे क्षेत्र अगर इनका अगर अपने देखें पूरे ग्लोब के ऊपर अगर देखा जाए तो लगभग देखा जाए तो 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होते हैं, उन अक्षांशों में जो है अधिकतर ये प्रवाल पनपते हैं, क्योंकि इनके इस क्षेत्र में जो है देखा जाए तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास जो है यानी इन प्रवालों का अपने मान सकते हैं भूमध्य रेखा से लगभग 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में जो है अधिकतर प्रवाल विकसित होते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने देखें तो प्रवाल भित्तियों की जो प्रकार अपने देखें, प्रवाल भित्तियों के प्रकार, प्रवाल भित्तियों के प्रकार। अब जो प्रवाल भित्तियां जो पाई जाती है अधिकतर, जिस प्रकार से प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ्स जिसे कहते हैं, कोरल रीफ्स जिसे कहते हैं, कोरल रीफ्स,
तो ये प्रवाल भित्तियां, अगर इनके प्रकार के बारे में अपनी बात करें, टाइप्स इनका देखें, प्रकार अगर देखा जाए तो इनके सबसे पहला प्रकार अगर देखा जाए तो अनुतट प्रवाल भित्ति, जिसे अपने कह सकते हैं अनुतट प्रवाल भित्ति। अनुतट प्रवाल भित्ति जिसे अपने कह सकते हैं। अनुतट प्रवाल भित्ति क्या करती है कि जो महासागरीय जो क्षेत्र होते हैं, सागरीय जो क्षेत्र होते हैं, उनके जो तटीय क्षेत्र में महाद्वीपीय जो लगता है, उस महाद्वीप के आसपास यानी कि महाद्वीप के किनारे के पास जो है अधिकतर इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। अगर देखा जाए तो इस प्रकार से महाद्वीपीय क्षेत्र के निकट इनकी लंबाई में जो है इस प्रकार से इनकी ये महाद्वीप और ये महासागर है। तो कहने का मतलब कि महासागरीय तट महासागरीय तट के पास जो है अधिकतर इस प्रकार से लंबाई में जो है ये प्रवाल भित्तियां निर्मित होती है, जिसे अपने अनुतट प्रवाल भित्तियां कहते हैं। अनुतट प्रवाल भित्तियां जो है अधिकतर अपने ये भी कह सकते हैं कोई द्वीप है तो उस द्वीप के जो है लगभग यानी समानांतर जो है या उस द्वीप के आसपास जो है इस प्रकार की प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। दूसरे प्रकार की प्रवाल भित्ति होती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति में क्या होता है कि इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां अधिकतर यानी कि सागरीय किनारों से दूर या सागरीय तट से जो है ये दूर बनती हैं। लगभग अपने ये कह सकते हैं 100 से 150 मीटर जो है दूरी पर इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। और ये प्रवाल भित्तियां अधिकतर देखा जाए तो कई प्रवाल भित्तियां तो ऐसी होती हैं जो सागर तट से 5 किलोमीटर दूरी पर भी ये निर्मित होती हैं। जिस प्रकार से इसका अपने उदाहरण अगर लें तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलिया में जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है वो ग्रेट बैरियर रीफ महान प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यानी कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और ये ऑस्ट्रेलिया में जो है विक्टोरिया जो प्रांत है या उस क्षेत्र में जो है यानी ये प्रवाल भित्ति जो है महासागर के अंदर वहां पर सागरीय जल के जो है पास पाई जाती है। और लगभग अगर इसकी अक्षांशीय विस्तार अपने देखें तो 9 डिग्री से 22 मिनट जो है दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्रों में जो है ये प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो कहने का मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है वो अवरोधक प्रवाल भित्ति होती है, या ये एक अवरोध के समान जो है दिखाई देती है। और एक जिस प्रकार से अपनी दीवार बनाते हैं अवरोध के रूप में किसी मार्ग के सामने, तो उसी प्रकार से ये जो है प्रवाल भित्ति निर्मित होती है। इसके बाद हम देखते हैं, और ये जो प्रवाल भित्ति है ये प्रवाल भित्ति यानी कि लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यानी कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है बहुत ज्यादा है, इस कारण जो है इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। अब इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां जो है अवरोध के रूप में कार्य करती है, इसलिए इनको अवरोधक प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। तीसरे प्रकार की प्रवाल भित्ति जो होती है अपनी, ये मानते हैं कि जिसे वलयाकार प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। कौन सी? वलयाकार प्रवाल भित्ति, या इसे एटोल भी कहते हैं, एटोल भी कहते हैं, या वलयाकार या घोड़े की नाल की आकृति वाली प्रवाल भित्ति, जिसे एटोल या वलयाकार प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो इसका आकार लगभग घोड़े की नाल जो होती है इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। जब इसका निर्माण होता है तो यानी कि ये उस जल में निर्मित हो गई। मान लो कोई द्वीपीय क्षेत्र है, जिस प्रकार से अपने ये कहते हैं कि मान लो कि द्वीपीय क्षेत्र आ गया या सागरीय जल है,
उस जल के इस प्रकार से निर्मित हो जाती है, या कोई द्वीप है उसके चारों ओर ये निर्मित हो जाती है, तो वलय के रूप में ये निर्मित हो जाती है। कई बार जब ये एटोल के रूप में या घोड़े के नाल की आकृति में होती है, तो जो इनके बीच में जो जल होता है, तो उसके कारण ये लैगून झील का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, लैगून झील का निर्माण भी कर देती है। तो कहने का मतलब कि ये जो है, इनके ये घोड़े के नाल की आकृति या वलयाकार प्रवाल भित्ति अधिकतर कहाँ कहाँ अपने देख सकते हैं इसको, एंटीलीज सागर में जो है इनके इस प्रकार की अपने ये कह सकते हैं कि वलयाकार प्रवाल भित्ति जो है पाई जाती है। तो कहने का मतलब कि इनकी 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियां, अपने कैरेबियन सागर है, एंटीलीज सागर है, इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो है प्रवाल भित्तियां जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो अनुतट, जो तट के लगी हुई यानी समांतर लगी हुई प्रवाल भित्तियां जो तटीय क्षेत्रों में इनके अधिकतर पाई जाती हैं। और दूसरी होती है अवरोधक प्रवाल भित्ति, जो यानी जिसे अपने ये कह सकते हैं ये अवरोध के रूप में जो है सागर से काफी दूरी पर, सागर तट से काफी दूरी पर जो है ये प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। और इस प्रकार की प्रवाल भित्ति जो होती है, वो प्रवाल भित्ति अपने देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया में जो इस प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से ये जो प्रवाल भित्ति है 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में पाई जाती है, और लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वलयाकार प्रवाल भित्ति। हमने पढ़ी भी वलयाकार प्रवाल भित्ति, एटोल जिसे कहते हैं, या ये प्रवाल भित्ति अधिकतर घोड़े के नाल की आकृति की प्रवाल भित्ति होती है। और जब यानी कि इनके बीच के जो क्षेत्र में जो जल भर जाता है, तो ये जो है लैगून झील का भी निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रवालों के बारे में अध्ययन किया। प्रवालों की दशाएं हमने देखी भी, प्रवाल किन किन दशाओं में निर्मित होते हैं, प्रवाल जो है कंडीशन के हिसाब से कौन से प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार और प्रवाल भित्तियों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई लव यू।